Hello Vichapari, welcome back to our YouTube channel Shri Sham Tutorials. This video is for IGNOU students जिन बच्चों का अब BE 181 Environmental Studies का एग्ज़ाम है। तो बेटा आपका जो एग्ज़ाम है ये 50 मार्क्स का पेपर होगा एंड इसमें MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है आपका। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से 1 मार्क करना होगा आपको OMR शीट में। सो इट्स नॉट अ बिग डील, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी तैयारी कैसे करें कैसे नहीं। इसमें आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो पहले मैं आपको चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स कवर करा दूँगी एंड देन उसके हम MCQs भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में अगर हमारे पास टाइम होगा तो मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवा दूँगी। एंड डोंट वरी, जो मेरे नोट्स होंगे उनमें आपके ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। सो इफ़ ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ बताना, तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। नहीं तो अगर बच्चों के काम ही नहीं आएगी तो फिर क्या फ़ायदा मेरा बनाने का, राइट? सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेल्पफुल लगता है या नहीं लगता, या इसमें क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में इस वीडियो के नीचे स्पेशली। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से, आर एनवायरनमेंट। इसमें हमारे पास मेनली 4 टॉपिक्स हैं, वो हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है आपका एक फ्रेंच वर्ड एनवायरन से बना है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं वो सब एनवायरनमेंट होती हैं। सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जितनी भी एनर्जी आपकी अर्थ पर आती है, आप लोगों के इवन आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, ये सारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केम फ्रॉम द सन। वो कैसे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। So, continuous interactions among various life forms is possible only because of the only source of energy, that is your sun. जो आपका एनवायरनमेंट है इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी इंटरडिपेंडेंसी। जैसे इसमें ह्यूमन्स एंड नेचर है, तो ह्यूमन्स नेचर पर डिपेंड है एंड नेचर इज़ डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन्स। दोनों आपस में, दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। सो हमारा एनवायरनमेंट का फर्स्ट टॉपिक है कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में होता क्या क्या है। फर्स्ट इज़ योर एबायोटिक कॉम्पोनेंट, सेकेंड इज़ योर बायोटिक कॉम्पोनेंट। एबायोटिक कॉम्पोनेंट होता है नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम फिजिकल कॉम्पोनेंट भी कह सकते हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, गैस, टोपोग्राफी एक्सेट्रा। ये सब आपका एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब जिनके अंदर जान नहीं है, वो सब आपके एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। यानी जो आपके नेचर में आप जो भी चीज़ देख रहे हो वो सब एबायोटिक में आएगा। एंड बायोटिक फैक्टर्स जो कि लिविंग होते हैं, जिनके अंदर लाइफ होती है। बायो मीन्स लाइफ, राइट? जैसे एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, बैक्टीरियाज, डीकम्पोजर्स एक्सेट्रा। तो जो एनवायरनमेंट होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एंड इन दोनों की इंटरैक्शन से, इन दोनों की आपस में बातचीत से बनता है आपका कंप्लीट एनवायरनमेंट। तो हम इसमें ना कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि इंटरैक्शन कैसे होती है। सो योर फर्स्ट एग्जांपल इज ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं एंड उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। ये हम आगे भी फर्दर पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, आपको ये टर्म्स याद हो जाएंगी, जिनके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। एंड जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो काफ़ी चीज़ों की नॉलेज ऑलरेडी हो गई, सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। जितने भी आपके एनिमल्स हैं ये प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। सिमिलरली प्लांट्स भी डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स पे, किस चीज़ के लिए? पॉलिनेशन कराने के लिए, या फिर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कराने के लिए, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर सीड पहुंचाने के लिए, ताकि उनका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सके एंड वो अपनी जनरेशन न्यू बना सकें। तो ये हमारी इंटरडिपेंडेंसी दिखाई इस वाले एग्जाम्पल ने, कि प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड है एंड एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड है। तो अब ये वाला एग्जाम्पल हमारा लैंड पर था कि लैंड पर कैसे इंटरडिपेंडेंसी है। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा एक्वेटिक इंटरैक्शन का, यानी पानी के अंदर कैसे होती है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे फ़िश इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर, यानी एक पॉन्ड में फ़िश का एग्जांपल लेंगे। तो उसमें 2 फैक्टर्स होंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट में हमने ऊपर पढ़ा, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर विद डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज। इमेजिन करो एक पॉन्ड में फ़िश है, तो उसके आसपास आपको लाइट मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, वाटर होगा, और भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन होंगी, गैसेज होंगी, जिससे वो फिश उस पानी के अंदर सर्वाइव कर पाएगी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। और जो बायोटिक फैक्टर्स होंगे, प्लैंकटन्स, वाटरी प्लांट्स, एनिमल्स, डीकम्पोजर्स एक्सेट्रा, खाना बनाने वाले प्लांट्स होंगे या फिर और प्लांट्स होंगे, वाटरी प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, वॉर्म्स होंगे, जिनको खाकर फिश अपना टमी फुल करेगी। और डीकम्पोजर्स भी होंगे, जैसे जो फिश की डेड बॉडी है, मान लो फिश की डेथ हो गई, तो उसकी डेड बॉडी को डीकम्पोज करने के लिए भी तो चाहिए ना, वो डीकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे इनको, सो डोंट वरी, आपको ये टर्म्स अच्छे से याद हो जाएंगी। अभी आपको न्यू लग रही होंगी, इट्स ओके, जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स वंस एंड आपको काफ़ी चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। बस आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनते रहना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है बेटा? सो एग्जाम्पल 3 है आपका ग्रीन प्लांट्स का, जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। जो ये रिएक्शन लिखी है ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है।
फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। एंड जो इंग्रेडिएंट्स वो प्रोसेस में यूज़ करते हैं वो हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, यानी एयर से उसने लिया। देन वाटर लेता है आपका सॉइल से, प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट्स वाटर कहाँ से लेंगे, सॉइल से ही लेंगे ना, रूट से। एंड उसमें क्लोरोफिल होता है जो आपका पिगमेंट होता है, एंड सनलाइट वो लेते हैं सन से, सोलर एनर्जी, एंड वो क्या बनाता है, फिर उससे ग्लूकोज बनाता है जो कि आपका फूड है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सो ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। एंड जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये इन पर एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि एनिमल्स को खाना भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो नेक्स्ट आता है आपका जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम फिजिकल कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड मेंटेन एनवायरनमेंट। मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल के लिए नीडेड है। अगर हमारे को पानी, लाइट, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, गैसेज, ये सब ही नहीं मिलेगा तो फिर बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जो लिविंग बींग्स हैं, यानी हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स हैं, ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। और दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा। तो ये एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के भी काम आते हैं, एंड आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स की इंटरेक्शन के काफ़ी एग्जांपल्स बता दें। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। देन हमारा सेकंड पार्ट आता है कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है एनवायरनमेंट, देन उसका सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब आपके दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल यानी बाहर का, इंटरनल यानी अंदर का। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फ़िश है, जो हमने पॉन्ड में एग्जाम्पल लिया था एक फ़िश का, तो जो वाटर है आपका जिसमें फ़िश रह रही है, और वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब सर्वाइवल के लिए नीडेड है फ़िश को। तो वो सारे आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी फ़िश जो भी अपने आसपास की चीज़ें वो सब उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एंड जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो फ़िश के अंदर का एनवायरनमेंट होता है। यानी कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को डिवाइड करता है ना, वो फ़िश की बॉडी है, यानी बॉडी सरफेस, स्किन जो फ़िश की है वो सेपरेट करती है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। सो ये बहुत सिंपल ही था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो एक आता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी लिख सकते हैं, जो नेचुरली अकर हुआ है। जैसे कि जो हमने फ़िश का एग्जाम्पल लिया था ना, जैसे जहाँ पे वो रहती है, वाटर, एंड एबायोटिक फैक्टर्स जैसे केमिकल, फिजिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फ्रॉग, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, वॉर्म्स, एक्वेटिक वेजिटेशन। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना रही थी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड ये सब नेचुरली नेचर से निकली हुई हैं, कोई इंसान ने तो बनाया नहीं है, हाँ ह्यूमन मेड चीज़ें हैं नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंबाइन नेचुरली हुई हैं, सो इसीलिए हम इसको नेचुरल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। एंड जो आपके फ्रॉग, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, ये सारे थे, क्या देते हैं, फ़िश को फूड प्रोवाइड करते हैं कि ये छोटे छोटे वॉर्म्स को फ़िश खाएगी तभी तो अपना पेट पालेगी मतलब ज़िंदा रहेगी। हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पॉन्ड में पढ़ लिया, यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट पढ़ लिया। देन हमारा आता है लैंड पर, यानी टेरेस्ट्रियल एरिया पर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, जो नेचर से नेचुरली बना है, ह्यूमन मेड नहीं है। आप खुद एग्जांपल्स बता सकते हो, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, ये सारे नेचुरली अकर हुए हैं। तो ये आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट के एग्जांपल्स हैं। देन अदर कंपोनेंट्स हैं जो ह्यूमंस ने क्रिएट करे हैं, वो आर्टिफिशियली हैं, जैसे कि सिटीज़, फैक्ट्रीज, क्रॉप फील्ड्स एक्सेट्रा। ये जो खेत बनाते हैं, सिटीज़ बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये सब ह्यूमंस ने खुद से बनाया है, ह्यूमन मेड थिंग्स है, राइट। देन इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। यानी हमने इंटरेक्शन तो पढ़ी बायोटिक एबायोटिक की, तो अब हम ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप की बात करेंगे। पुराने टाइम में ऐसे माना जाता था कि जो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, प्लांट्स या एनिमल्स जो भी आपका बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, वो अगर आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, अगर अडेप्ट नहीं कर पाते तो उनकी डेथ हो जाएगी। ऐसा होता था पुराने टाइम में। तो विद टाइम ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई, तो ह्यूमंस ने क्या सीखा, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखी नेचर को कंट्रोल करने की। पहले सब नेचुरली चल रहा था, नेचर की चीज़ों को में जो अडेप्ट कर पाया नेचर को वो जिंदा रह गया, नहीं कर पाया वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन फिर विद टाइम ह्यूमंस में स्किल्स आई, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की एंड उनको नेचर को कंट्रोल करना सीख गए। मेनली आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। तो इसमें क्या हुआ था, ह्यूमंस का कंफर्ट बढ़ गया, लेकिन इससे इररिपेयरेबल डैमेज हुआ एनवायरनमेंट को, यानी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा था कि ह्यूमंस अपना घर, फैक्ट्रीज बनाने के लिए पेड़ पौधे काट रहे थे, फॉरेस्ट को काट रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी, नुकसान हुआ ह्यूमंस को। जो भी पोल्यूशन हो रहा था वो अपनी इंडस्ट्रीज़ का वो सब ओशियंस में बहा रहे थे, एंड कितना नुकसान हुआ है, एंड सब इररिपेयरेबल है। मतलब ठीक भी नहीं कर सकते हम उसको वापस से कि अब स्कूल तोड़ के वहाँ पे आप दोबारा जंगल थोड़ी बनाओगे। इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ, इससे क्या हुआ, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एंड अर्थ डिक्रीज़ हुआ। यानी इसमें प्रॉब्लम आई कि अगर आप देखो
नेचर है, नेचुरली जो आ रहा है वो ठीक है। अगर आप नेचर के साथ छेड़खानी करोगे तो फिर वो आपको भी नहीं बख्शेगी। आप अगर पेड़ पौधे नहीं लगाओगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उससे आपका ही नुकसान होगा, आपको ही पॉल्यूशन में रहना पड़ेगा एंड ऑक्सीजन की कमी होगी एंड आप लोगों की डेथ जल्दी हो जाएगी, ह्यूमंस की लाइफ छोटी हो जाएगी। सो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के चलते आया हमारा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसका मतलब होता है कि बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कि हम डेवलपमेंट भी करें और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी करें, कि हम जो प्रेजेंट में अपने सारी नीड्स को फुलफ़िल भी कर लें, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि फ्यूचर जनरेशन भी अपनी सारी नीड्स फुलफ़िल कर पाएँ। ये नहीं कि हम सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं एंड फिर उनको भाड़ में जाए, वो मरती रहे, तो ये तो फिर डिस्ट्रक्शन हुई अर्थ की, तो फिर क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। हम नेचर के साथ हमें छेड़खानी भी नहीं करनी, डेवलपमेंट भी करनी है और प्रोटेक्शन भी करनी है एनवायरनमेंट की। तो इसमें ना डिफरेंट अप्रोचेज़ आई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की। जैसे फर्स्ट आती है हमारी डिटर्मिनिज्म। ये किसने दी थी? फ्राइडरिच रैट्ज़ल ने, जो एक जर्मन जियोग्राफर थे। कौन थे? फ्राइडरिच रैट्ज़ल। बोलना तो मेरे को भी नहीं आ रहा, बट आप याद कर लो, सब आपने वर्ड देख लिया तो आपके दिमाग में तो रहेगा ना, कि आपको ऑप्शन में कहीं दिखेगा। यही खासियत होती है एमसीक्यूज़ की, अगर आपको एक बार आपने पढ़ लिया ना तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं तो देखा था। तो ये कौन थे? जर्मन जियोग्राफर। जी जी, ये तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी पूछी जाती हैं कि कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या कहा था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, डिटर्मिनिज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि फिजिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस। इन्होंने कहा था कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी जो आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये सब जो आपका नेचर है, ये सारी चीज़ें ह्यूमंस को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि ह्यूमंस की हेल्थ, वेलबींग, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। मोटा मोटा इसका मतलब है कि नेचर कंट्रोल्स ह्यूमंस, कि नेचर आपका जो है ह्यूमंस को कंट्रोल करती है। इस थ्योरी ने ये कहा था इन्होंने, जो आपके जर्मन जियोग्राफर फ्राइडरिच रैट्ज़ल ने थे। इनको एक्सपैंड किसने किया था? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। ये थ्योरी आपकी दी इन्होंने थी फ्राइडरिच रैट्ज़ल ने। रिपीट करो, और रिपीट आफ्टर मी, फ्राइडरिच रैट्ज़ल, जो थे आपके जर्मन जियोग्राफर, एंड इट वाज एक्सपैंडेड बाय एल्सवर्थ हंटिंगटन। देन आपकी सेकेंड थ्योरी आती है पॉसिबिलिज्म की। पॉसिबिलिज्म में क्या बताया था कि फिजिकल एनवायरनमेंट आपका पैसिव होता है एंड ह्यूमन बींग्स एक्टिव एजेंट्स होते हैं हु कैन चूज बिटवीन डिफरेंट एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज़। इसमें कहते हैं कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो आपका बस ठीक है, पैसिव है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो एक्टिव एजेंट्स है उसके, कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। दिस थ्योरी ऑल्सो अग्रीज दैट ह्यूमंस कैन नॉट फुली कंट्रोल द नेचर एंड कैन नॉट ऑलवेज विन ओवर इट। ये थ्योरी ये भी मानती है कि ह्यूमंस कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते नेचर को, कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा ना, लेकिन ये मानती है कि हाँ कुछ एक्सटेंट तक ह्यूमंस कैन कंट्रोल एंड चूज बिटवीन डिफरेंट एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज़। एंड इस थ्योरी का मानना है कि देयर हैज़ टू बी अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंसी तो है ही, तो नेचर को भी समझना चाहिए, ह्यूमंस को भी समझना चाहिए, बीच का रास्ता निकाल के अपनी लाइफ चलानी चाहिए। सो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है, इसका नाम है एनवायरमेंटलिज्म, और इसको हम इकोलॉजिकल अप्रोच भी कह सकते हैं। दिस वॉज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है उस पर ही ये वाली थ्योरी बेस्ड थी। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी फॉलो, इकोलॉजी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसको फॉलो कर रही थी, जिसमें क्या कहते हैं कि म्यूचुअल इंटरेक्शन होनी चाहिए बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट एंड अमंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन और दो ऑर्गेनिज्म के बीच का भी इंटरेक्शन, ये सब म्यूचुअल इंटरेक्शन होना चाहिए। एंड म्यूचुअली सब अपना बातचीत करके आगे बढ़ो, बस खुश रहो, अपना मौज लो ज़िंदगी में, ऐसे नुकसान मत पहुँचाओ किसी को, कि एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ये गलत चीज़ है। देन हमारा इसी के साथ सेकंड टॉपिक भी ओवर हो चुका है। थर्ड टॉपिक आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको मैंने SD लिखा है शॉर्ट फॉर्म, आगे मैंने कहीं कहीं यूज़ की होगी है, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ योर फुल फॉर्म WCED, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। रिपीट आफ्टर मी, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस कमीशन के अकॉर्डिंग मीट्स द नीड्स ऑफ सोसाइटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। वही मीनिंग जो मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बताया था, अपनी नीड्स तो कंप्लीट करनी है लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। एक हमारे इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे हरमन डेले, पता नहीं क्या होता है भाई, अब तुम पढ़ लेना। हरमन डेले प्रोनाउंसिएशन का एग्ज़ाम थोड़ी है। सो हमारे जो एक हरमन डेले इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ एन ऑक्सीमोरॉन। इसका मतलब होता है, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, जैसे कि बिटर एंड स्वीट, यानी हम कह रहे हैं कि कड़वा भी है मीठा भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कड़वा मीठा, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेटमेंट दी थी
मतलब सस्टेनेबल यानी हम नेचर का ध्यान रखें एंड रिसोर्सेज को कंजर्व रखें और डेवलपमेंट भी करें। तो इनके अकॉर्डिंग है कि अगर हम नेचर का ध्यान रखेंगे तो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और अगर हम डेवलपमेंट किए तो नेचर को नुकसान होगा ही। इनके अकॉर्डिंग ये था। ये जस्ट रिमेंबर ऑल द साइंटिस्ट नेम्स विच आर मेंशन्ड इन माय नोट्स, ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देन ट्रेडिशनली 3 प्रिंसिपल्स थे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड इकोलॉजी। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड इकोलॉजी। इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का हमारे को अच्छे से यूज़ करना है। सेकंड इज़ योर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या होता है? ह्यूमन नीड्स, इक्विटी, एम्पावरमेंट, यानी ह्यूमन नीड्स का ध्यान रखना है। थर्ड इज़ योर इकोलॉजी, जिसमें हमारे को नेचुरल सिस्टम को प्रिजर्व करना है एंड पॉल्यूशन को कम करना है, यानी हमारे नेचर का हमारे को ध्यान रखना है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स थे पहले। नाउ एड्रेस 3 प्रिंसिपल्स एज होल नॉट इन पार्ट्स। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं इन सबको अलग अलग टुकड़ों में पढ़ने की जगह हमारे को एक साथ फॉलो करने की नीड है, कि हम सबको एक साथ लेकर चलें। जैसे कि फैमिली प्लानिंग, इम्प्रूव एयर क्वालिटी, प्रोविजंस ऑफ पोर्टेबल वाटर, प्रिजर्व आवर नेचुरल इकोसिस्टम्स, रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। इन सब चीज़ों पर काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो कि प्रमोट करती है आपका सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा टिकाऊ फ्यूचर जिसमें आपका नेचर भी बच रहा है एंड आपकी डेवलपमेंट भी हो रही है एंड यू आर लिविंग हैप्पीली विद द नेचर। तो उनको प्रमोट करती हैं पॉलिसीज़। सो कुछ ट्रांजिशंस हैं जिनकी काफ़ी नीड है। फर्स्ट आती है आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, देन रिसोर्स ट्रांजिशन, देन टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन एंड पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल ट्रांजिशन। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में होता है कि जो आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको स्टेबल पॉपुलेशन की तरफ ले जाना। देन रिसोर्स ट्रांजिशन में आता है आपका ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, प्रिवेंट डिप्लीशन, यानी ग्रोथ करो एंड प्रोटेक्शन करो इकोसिस्टम की। देन थर्ड आता है आपका टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन, जिसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस को यूज़ करो। एंड फोर्थ इज योर पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन। सो नेक्स्ट आता है आपका द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992। ये यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे, कब? 1992 में। एंड 2015 में इन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट कर लिए थे एंड जिनका उन्होंने टारगेट रखा था कि फ्रॉम 2016 टू 2030 ये सारे गोल्स को कंप्लीट कर लेंगे। एंड आपका एक वर्ल्ड समिट भी किया गया था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002। सो ये ईयर्स आप ज़रूर याद रखना, ओके। सो जो 17 सस्टेनेबल गोल्स यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में अडॉप्ट किए गए थे इन 2015, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उनके नाम ही पढ़ने, डोंट वरी, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। सो फर्स्ट इज़ योर नो पॉवर्टी, यानी गरीबी नहीं रखनी। सेकंड इज़ योर ज़ीरो हंगर, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। थर्ड गुड हेल्थ, हेल्थ सबकी अच्छी होनी चाहिए, सेहत अच्छी, स्वस्थ शरीर। फोर्थ इज़ योर इक्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution and partnership for the goals। ये आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स थे। इनमें से ना आपके पास एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए एंड बोला है कि इनमें से बताओ कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल नहीं है। जैसे एक पॉवर्टी दे दिया, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, एंड एक आपको और कोई दे देंगे जो इन 17 में से नहीं होगा, तो उसमें से आपको वो मार्क करना पड़ेगा। तो इनको एक बार गो थ्रू कर जाओ कि आपकी नज़रों में रहे कि हाँ ये चीज़ें हैं जो गोल्स में थी। देन हमारी अर्थ पर 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं एंड उनका नाम रखा गया है। कितने ऑर्गेनिजम्स का? 1.7 मिलियंस। देन हमें जो कंजर्वेशन करनी है हमारे एनवायरनमेंट की, उसके 2 तरीके हैं, एक एक्स सीटू, एक इन सीटू। एक्स सीटू यानी एक्स यानी आउटसाइड, तो नेचुरल हैबिटेट के आउटसाइड करना, एंड इन सीटू यानी इनसाइड, यानी इनसाइड नेचुरल हैबिटेट। इनको हम फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। सो अभी बस हमने ओवरव्यू लिया है। देन आपका फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट का नाम ही है एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती क्या है? इन दिस स्टडी वी डिस्कस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इस स्टडी में हम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आपने देख ही लिया होगा, अभी तक हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बारे में क्या क्या बात हुई? प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के बारे में बात हुई है। देन सेकेंड, डेवलपिंग विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या होता है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अरे वाह, समझ गए बेटे। देन थर्ड इज़ योर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करना जिससे एनवायरनमेंट में कमी ना हो। सो इसी के साथ हमारे फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो कितना समझ में आया उसको टेस्ट कर ले एक बार। सो मैं आपको कुछ MCQs देती हूँ, आप उनके आंसर्स मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना, ओके। और बिना चीटिंग के बताना है, जितना याद है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा।
So let's get started. So the first question is the word environment comes from, आपके पास 4 ऑप्शन है, select your answer and then comments में ज़रूर बताना कौन सा आंसर है. Okay, then second is your abiotic means, question third is your biotic means and question 4 what is external environment of the fish in a pond. इनमें से कौन सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा फिश का, हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, राइट. देन क्वेश्चन 5 व्हाट डज सेपरेट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द फिश इन अ पॉन्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ सेपरेट करती है. व्हाट डज डिटर्मिनिज्म स्टेट. देन क्वेश्चन 7 डिटर्मिनिज्म अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय. देन क्वेश्चन 8 फ्राइडरिच रैटज़ल इज़ अ डैश. क्वेश्चन 9 डिटर्मिनिज्म अप्रोच वॉज एक्सपैंडेड बाय. डेवलप किन्होंने की थी एंड देन एक्सपैंड किन्होंने की थी, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, राइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉसिबिलिज्म. 4 ऑप्शन हैं, पढ़ो एंड आंसर करो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनवायरमेंटलिज्म. देन क्वेश्चन 12 हरमन डेले वॉज एन. क्वेश्चन 13 हाउ मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड ग्लोबली नेम्ड. देन क्वेश्चन 14 WCED स्टैंड्स फॉर. अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ना, कई बार ना पेपर में सिमिलर वर्ड्स होते हैं तो इसमें आप गलती ना कर जाओ कि आप शुरू का पढ़ रहे हो और आगे का कुछ और ही है. सो कम्प्लीटली अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ने हैं आपको सारे ऑप्शंस, देन मार्क करना है पेपर में. देन क्वेश्चन 15 हरमन डेले मैंशनड. क्वेश्चन 16 विच डिसिप्लिन्स आर ट्रेडिशनली कंसर्न विद द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, कौन से थे, मार्क करो आप. देन क्वेश्चन 17 आपका लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनवायरमेंटल स्टडीज़. कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में क्या चीज़ें सही हैं. सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है. सो कमेंट सेक्शन में आपको 2 काम करने हैं. पहला तो आपको इनके आंसर्स लिखने हैं. सेकेंड चीज़, डू लेट मी नो कि आपको समझ में आ रहा है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की नीड है. आपको इसी तरीके से सारे चैप्टर्स नोट्स विद MCQs कंप्लीट करने हैं, या फिर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, या फिर आपको सिर्फ MCQs चाहिए, या आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, सारे चैप्टर्स गो थ्रू नहीं करने. तो आपको जो भी चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियोस डाल दूँगी. सो आई होप इट हेल्प्स. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा फॉर योर एग्ज़ाम एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन. अब मुझे भी तो फीडबैक की नीड है ना यार. मेरे को आप बताओगे नहीं कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊँगी आगे, समझो ना. सो टाइम काफ़ी कम है. ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल.